नमस्कार, गुड इवनिंग। संभव क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 12th का एक टॉपिक ले रहे हैं बेटा, सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे पहले तो फेज आती है। सॉलिड क्या है बेटा? एक फेज है कि नहीं है? लिक्विड भी क्या है? एक फेज है। और गैसेस भी क्या है? एक फेज है। तो हम बात करते हैं कि जो हमारे पास क्या होता है, फेजेस होती है। फेज हम पहले बात कर रहे हैं आपसे, फेज क्या है? फेज तो फेज जो होती है दुनिया में, वो फेजेज क्या होगी आपके पास? यूं कह सकते हो आप, 3 टाइप की फेज होती है। ठीक है, 3 टाइप की फेज आपके पास होती है। कौन कौन सी फेज? सबसे पहले होती है आपकी गैस फेज, सेकंड होती है आपकी लिक्विड फेज, नेक्स्ट और तीसरी होती है आपके पास सॉलिड फेज। तो क्या कहेंगे आप लोग? देयर आर 3 phases, gaseous phase, liquid phase, solid phase। अब मैं आपसे बात करता हूं सॉलिड फेज की। तो व्हाट इज सॉलिड फेज? विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। तो फिर ये बाकी फेजेस में क्या है? बाकी फेजेस में क्या है? जैसे हर बच्चा बात करता है कि एक गैस होती है। गैसों में क्या होते हैं बेटा? मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। लिक्विड में क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स दूर तो होते हैं, बट इन बिटवीन गैसेस एंड सॉलिड। सॉलिड में तो बिल्कुल पास पास होते हैं। ठीक है, इसी कारण तो सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप होता है। आपको बता दूं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंडेक्स क्वेश्चन 1.1। क्या? वाई सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो गैसों में आपके पास मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? आपके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होने के कारण न तो उनमें डेफिनेट वॉल्यूम होगा, न ही डेफिनेट शेप होगा। तो आप क्या कहोगे? गैसेस मॉलिक्यूल्स डजंट हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। न तो वो डेफिनेट वॉल्यूम रखते हैं, न ही वो डेफिनेट क्या रखेंगे आपके पास? शेप रखेंगे। नाउ लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड में क्या है? लिक्विड में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आया आपके पास, जैसे इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस की बात कर रहे हैं अपन। तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होते हैं? तो आपका इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो होते हैं इन बिटवीन गैसेस एंड सॉलिड होता है। इस कारण से उनका शेप तो फिक्स नहीं होता है, पर उनका आपके पास वॉल्यूम फिक्स होता है। ये बच्चे सभी जानते हैं। जैसे एक एग्जांपल लो, पानी लो, लिक्विड है भाई। पानी का शेप है क्या? अगर मैंने उसको भगोने में डाला तो भगोने जैसा हो गया, अगर बोतल में डाला तो बोतल जैसा शेप हो गया उसका, गिलास में डाला तो गिलास जैसा शेप हो गया, कटोरी में डाला तो कटोरी जैसा शेप हो गया। दैट मीन्स उसका क्या है आपके पास? हाँ, यूं कह सकते हो आप, शेप है उसकी, वो डेफिनेट नहीं है, बट उसका वॉल्यूम क्या है आपके पास? डेफिनेट है। नाउ अगली बात करते हैं सॉलिड की। तो सॉलिड मॉलिक्यूल्स क्या है? सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। व्हाई? बिकॉज इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो इसका रीजन हो गया क्या? इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, कैसे होते हैं आपके पास? इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स उसके क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे। और उसी स्ट्रॉन्ग होने के कारण वो क्या करेंगे? रेगुलर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल भी शो करेंगे। बिकॉज आप सोचो जरा कि जब पार्टिकल क्या है? गैसेस में मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, लिक्विड में थोड़े पास पास है, सॉलिड में तो बिल्कुल ही क्या होते हैं? एकदम ऐसे पास पास होते हैं। तो पास पास होने के कारण वो डेफिनेट क्या रखते हैं? वॉल्यूम रखते हैं और शेप रखते हैं। और उसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट भी कैसा होगा? रेगुलर होगा। ठीक है, तो क्या बात है कि फेज कितनी टाइप की आपके पास? फेजेस है गैस, लिक्विड, सॉलिड। हमें तो सॉलिड स्टेट पढ़ना है, बट अगर आपको कोई डिफरेंस पूछे कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, तो आप कहोगे इनके न तो वॉल्यूम फिक्स है, न ही इनकी शेप, न ही वॉल्यूम, कुछ भी फिक्स नहीं है।
इनका शेप तो फिक्स नहीं है बट वॉल्यूम फिक्स है, और सॉलिड में वॉल्यूम और शेप बोथ आर क्या होते हैं आपके पास, फिक्स होते हैं, और इसी कारण सॉलिड आर रिजिड। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, व्हाई सॉलिड आर रिजिड। ध्यान दें क्वेश्चन पर, बोर्ड का क्वेश्चन बन सकता है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बन रहा है आपका, क्या, व्हाई सॉलिड आर रिजिड। और रिजिड का मतलब हिंदी में होता है बेटा दृढ़। सॉलिड दृढ़ होते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होते हैं, हाई होते हैं। हाई होने की वजह से उसमें डेफिनेट वॉल्यूम और शेप होता है, और मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट क्या हो जाता है आपके पास, रेगुलर हो जाता है, और इसी कारण से वो क्या होते हैं आपके पास, रिजिड होते हैं। क्लियर है बात? डेफिनेट वॉल्यूम शेप समझ में आ गया। रेगुलर ज्योमेट्री का कारण भी, रेगुलर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल का कारण भी क्या होगा आपके पास, इसका कारण भी है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। यहां पर जो पढ़ा है क्या, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। अगली बात करते हैं इसमें। तो अगली बात जो तुमने की वो क्या होगी आपके पास, अगली बात हम करते हैं इसमें नेक्स्ट। आगे चलो, समझ में आ गया यहां तक की बात। तो अगली बात है आपके पास स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और नेक्स्ट क्या हो गया आपके पास, लो काइनेटिक एनर्जी। यस देखो, एक पढ़ा था तुमने गैस, एक पढ़ा था तुमने क्या, गैस, एक पढ़ा था तुमने लिक्विड, और एक पढ़ा था तुमने क्या, सॉलिड। मैंने आपको क्या बताया कि सॉलिड गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। वजह जानते हैं आप, इसी से काउंट करो। यहां पर आया एक शब्द लो काइनेटिक एनर्जी, इसका बेटा हिंदी में मतलब होता है गतिज ऊर्जा। इसका हिंदी में मतलब क्या बेटा, गतिज ऊर्जा। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसका मतलब है परबल अंतराण्विक आकर्षण बल। इसका मतलब है आपके पास परबल अंतराण्विक आकर्षण बल। और इसका मतलब रेगुलर का मतलब तो हर बच्चा जानता है, नियमित ज्यामिति। और डेफिनेट वॉल्यूम का मतलब आयतन होता है, और शेप का मतलब उसका आकार होता है। ठीक है, मैं तो आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं बार बार, इन दो वर्ड्स को आप चुन लो, काम हो जाएगा। आप कहोगे कैसे सर? तो देखो बेटा, गैस सब बच्चे जानते हैं, गैस क्या है? तुम कहोगे दूर दूर मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु दूर दूर होते हैं। लिक्विड में क्या है? आप कहोगे सर थोड़ा पास पास होते हैं, और सॉलिड में बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। इन दोनों बातों से आप इंटरेक्ट करो चीज को। कैसे? गैसों में मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, मतलब भाग रहे हैं, भागने वाली एनर्जी क्या कहलाएगी? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। बिकॉज गैसेस मॉलिक्यूल्स आर अरेंज एट फार, दूर दूर स्थित होते हैं। बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या? स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। स्ट्रॉन्ग का एस, इंटरमोलिक्यूल का आई, और फोर्सेस का एफ, SIF। क्लियर है सबको? नाउ लिक्विड में क्या होगा बेटा? तुम कहोगे सर लिक्विड में उसका आकार तो नहीं होता है, लेकिन उसका आयतन फिक्स होता है। बिकॉज काइनेटिक एनर्जी और क्या, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होते हैं? इन दोनों के बीच के नियर अबाउट सेम होते हैं, जिसके कारण उसमें फ्लो की टेंडेंसी होती है। फ्लो का मतलब है दौड़ना। गैसें तो बहुत तेजी से दौड़ती है, पर क्या लिक्विड उतना तेजी से दौड़ सकता है? नहीं, बट उसमें फ्लो का टेंडेंसी होता है। और वजह क्या है उसमें? वजह यह है कि काइनेटिक एनर्जी और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल और गतिज ऊर्जा लगभग सिमिलर होती है। नेक्स्ट अगली बात करते हैं, सॉलिड तो कहीं नहीं दौड़ सकता, और सॉलिड कहीं नहीं दौड़ सकता मतलब क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इज वेरी वेरी लेस देन स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। बोलो चारों पॉइंट सब बच्चों को समझ में आ गए? क्या था चारों पॉइंट में? एक बार मैं आपको रैपिडली बता देता हूं। पहले हम पढ़ रहे सॉलिड स्टेट। व्हाट मीन्स स्टेट? तुम कहोगे सर स्टेट मीन्स फेज, अवस्था या प्रावस्था। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी बेटा? एक थी गैस, एक थी लिक्विड, एक थी सॉलिड। मुझे स्टार्ट करना सॉलिड, क्योंकि गैस और लिक्विड तुम क्लास 11 में पढ़ चुके हो, स्टेट ऑफ मैटर्स। ठीक है, द्रव्य की अवस्थाओं में आप क्या अध्ययन कर चुके हो? इसका और इसका, तो यही पढ़ना है भाई।
अब यही पढ़ना है, लेकिन पहले देख तो लो एक बार, 11th क्लास का रिवाइज तो कर लो। गैस किसे कहते हैं? आप कहोगे जिसमें मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। मैं कहूँगा क्यों, तो आप कहोगे सर ये आपके टेबल के चार्ट के 2 पॉइंट्स जो आपको पहले से प्रिपेयर किया हुआ है। क्या? इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होते हैं, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो मॉलिक्यूल्स दौड़ते हैं। दौड़ने के कारण न तो उनका वॉल्यूम फिक्स होता है, न ही उनका शेप फिक्स होता है। क्लियर? अगली बात, दूसरी बात की तुमने लिक्विड की, तो कहा आपने कहा सर लिक्विड में तो इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं जैसे पानी में है ही है, तभी वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण बंधे हुए हैं। बिल्कुल है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी और जो आपके पास इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होते हैं ये इन बिटवीन होते हैं, मध्य के होते हैं, मध्यस्थ के होते हैं, और मध्यस्थ के होने के कारण उसका वॉल्यूम तो फिक्स होगा पर शेप फिक्स नहीं होगा। फिर तीसरी बात, अब आ गए हम चैप्टर पर, सॉलिड। तो सॉलिड में आप कहोगे क्या काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड कहाँ दौड़ते हैं भाई? ये बोर्ड आपके सामने पड़ा है, जब हम लिख रहे हैं तभी चल रहा है, हिलाने से हिलेगा, अपने आप तो हिलेगा नहीं। तो आप क्या समझे कि ये सॉलिड है। क्यों सॉलिड है? बिकॉज इसके बीच के जो बॉन्ड है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो बहुत ज़्यादा है और उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? कम है। और इसी कारण इसमें क्या होता है? डेफिनेट वॉल्यूम और शेप होता है, और इसी कारण उसका क्या होता है? रेगुलर ऑर्डर होता है अरेंजमेंट का, और इसी कारण सॉलिड रिजिड होते हैं। एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन 1.1 या 1.2 होगा। क्या क्वेश्चन है? बोर्ड ने भी पूछा, व्हाई सॉलिड आर रिजिड? व्हाई सॉलिड आर रिजिड? रिजिड का मतलब बेटा हिंदी में होता है दृढ़। सॉलिड दृढ़ होते हैं क्यों? आपके सामने पूरा आंसर पड़ा, पॉइंटों को मिला के बोल दो। कैसे बोलेंगे? जरा जवाब दे। व्हाई सॉलिड आर रिजिड? आप कहोगे सर सॉलिड हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज देन काइनेटिक एनर्जी, so they have definite volume and shape, that's why solid are rigid। हिंदी में बात करते हैं। क्या बात करोगे? अंतर आणविक आकर्षण बल का मान गतिज ऊर्जा की अपेक्षा बहुत बहुत ज्यादा होता है, और बहुत ज्यादा होने से वो निश्चित आयतन और आकार रखते हैं। इसी कारण पार्टिकल एक निश्चित क्या रहते हैं? अरेंजमेंट में रहते हैं, और इस निश्चित अरेंजमेंट पास पास नेड़े नेड़े संकड़े संकड़े रहते हैं, और इसी कारण से वो क्या होगा? आपके पास दृढ़ होगा। क्लियर है भाई? यहाँ तक की बात सब बच्चों को क्लियर? आगे चले। सॉलिड हो गया, फेज हो गई, ये पॉइंट सबको समझ में आ गए। अब यहाँ से देखो बेटा, अब हम इसको तो भूल जाए, इसको तो भूल जाइए, कोई मतलब नहीं, इसको भी भूल जाइए। क्लास 11, ये क्लास 12 में आ गया सॉलिड। तो सॉलिड का टाइप तो पता हो यार, ये तो कह दिया कि सॉलिड होता क्या है, अब उसका टाइप क्या होगा आपके पास। तो नेक्स्ट आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट क्या आ गया आपके पास? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। देयर आर 2 टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स होगा आपका। ठीक है, ये सॉलिड कितने टाइप का बेटा? 2 टाइप का होगा। ठीक है, ये रहा आपके पास। सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड एट क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड। मैंने 2 पार्ट्स में कर दिया, जिधर पहला होगा आपका क्रिस्टलाइन, इसको मैं हिंदी में लिखने के लिए इस तरह से 2 तरह से डिवाइड किया इसको। एक हो गया आपके पास क्रिस्टलीय, क्या हो गया? क्रिस्टलीय। और अमोर्फस का मतलब होता है बेटा अक्रिस्टलीय, इसका मतलब क्या हो गया? अक्रिस्टलीय। ठीक है, तो देखो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय किसे कहते हैं? तो ये क्या है आपके पास? ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट एटम और मॉलिक्यूल्स का। उसमें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय किस बेसिस पर है? मॉलिक्यूल्स कैसे सेट है, मॉलिक्यूल्स एक निश्चित ऑर्डर में है या मॉलिक्यूल आगे पीछे है, उस बेसिस पर है। तो क्या आपके पास कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स और एटम का मतलब होता है उसमें पाए जाने वाले अणुओं की बेसिस पर, अवयवी कणों की बेसिस पर। अवयवी कणों की बेसिस पर 2 टाइप का। ठीक है, एक होगा आपका क्रिस्टलीय और एक होगा आपका अमोर्फस। जरा देखो डेफिनेशन आ चुकी है आपके सामने, क्या बोल रहा है? देखो, ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कंपोज ऑफ 1 or more crystals, each of crystal have क्या as well as definite order structure in 3 dimension, they have sharp melting point, example sodium chloride and sucrose। ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन थोड़ी हार्ड लग रही है का सर ये क्या थोड़ा सा इसमें, तो सीधा सीधा आप यूं बोल देना यार, क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉलिड विच हैव रेगुलर। पिछली प्लेट पर जाइए वापस, पीछे की जो प्लेट थी क्या लिखा हुआ था उसमें? रेगुलर ज्योमेट्री। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हार्ड थे, तो सीधा सीधा आप क्या बोल सकते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड आर सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर सॉलिड विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप विथ
स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, जो क्या रखते हो, एक डेफिनेट शेप रखते हो, डेफिनेट वॉल्यूम रखते हो, और अंतराण्विक आकर्षण बल कैसा होगा, उसका परबल होगा, उसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। अब आप खुद सोचो, जब वो क्या है, फोर्स तगड़े हैं, मजबूत फोर्स है, तुम उसको गर्म करोगे बेटा तो टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा, ज़्यादा। टेम्परेचर ज़्यादा तो वो जब आपका मेल्ट करेगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाई होगा, ज़्यादा होगा, होगा ही सही। नेक्स्ट, और अगली बात है, ये बातें आपने देख ली। स्ट्रक्चर पिछले प्लेट में आपको बता दिया था कि स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसकी वेल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, क्रिस्टलीय ज्यामिति होती है। नेक्स्ट, अगली बात करते हैं अमोर्फस सॉलिड की। तो अमोर्फस सॉलिड क्या है, एन अमोर्फस सॉलिड हैज ए, क्या आपके पास, डिसऑर्डर स्ट्रक्चर्स, इट लैक्स द वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ बेसिक यूनिट्स फाउंड इन ए क्रिस्टल्स, दे मेल्ट ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, ग्लास इज एग्जाम्पल ऑफ अमोर्फस सॉलिड। तो एक हो गया आपके पास कौन सा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक हो गया आपके पास क्या, अमोर्फस सॉलिड। ये आपकी स्ट्रक्चर है। अब इनको थोड़ा डेफिनेशन पे से पहले थी, डिफरेंस अब देख लेते हैं आप। पहले आप स्ट्रक्चर देखो बेटा, पिछली प्लेट पर क्या लिखा हुआ था, ये एकदम इजी लैंग्वेज में बता दूं, क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें वेल नॉन स्ट्रक्चर है, जरा देखो ध्यान से एक दूसरे में, ये जो पार्टिकल है ना, याद देखो बेटा, ये ऐसे है, ठीक है, इस तरह से जाना, देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं हम डिप्रेसेंस, इसको बोलेंगे अवनमक हिंदी में, ठीक है, या अवनमन कह सकते हो आप, अवनमन मतलब आधा चंदा, ठीक है। ये जो आपके पास बन रहा है इसको बोलते हैं डिप्रेसेंस। तो जरा देखो कहना क्या चाह रहा हूं कि फर्स्ट लेयर आपने बना दी बेटा, नीचे वाली ये बना दी, ये देखो ये आपकी फर्स्ट लेयर, ये आपकी फर्स्ट लेयर, ये आपकी फर्स्ट लेयर, ये देखना जरा ध्यान से, ये सारी फर्स्ट लेयर आपकी, ये फर्स्ट लेयर। अब जरा सोचो, फर्स्ट लेयर में जो आधा चंदा बना ना, देखो ये फर्स्ट लेयर में जो आधा चंदा बना, उसी में सेकंड लेयर आ गई, उसी में क्या आ गई आपकी थर्ड लेयर। मींस ये बात हम वैसे क्लॉज पैकिंग में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें बता दूं कि स्ट्रक्चर कैसे बनाई है। क्या, फर्स्ट लेयर के डिप्रेसेंस में सेकंड लेयर को, सेकंड में थर्ड को, इस तरह से ये अरेंजमेंट हुआ। लेकिन क्या उधर ऐसा है, जरा सोचो, ये देखो एक, ये देखो दो, इसमें तो रख दिया, लेकिन यहां तो डिप्रेसेंस ही गायब हो गया, भाग गया बेचारा, बिकॉज अमोर्फस सॉलिड है, रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है। तो आओ अब कुछ बातें करते हैं इसके डिफरेंस के बारे में। तो आप डिफरेंस के बारे में जब बात करोगे, बोलो बेटा पहला डिफरेंस क्या है, आपके सामने पड़ा, पहला डिफरेंस क्या हो गया आपके पास, दे हैव रेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री, दे हैव रेगुलर ज्योमेट्री। और ये कैसे रखते हैं, इररेगुलर ज्योमेट्री, इररेगुलर ज्योमेट्री। तो फर्स्ट, व्हाट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव रेगुलर ज्योमेट्री, दे हैव इररेगुलर ज्योमेट्री। नेक्स्ट, अगली बात क्या होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर रियल सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर रियल सॉलिड होते हैं, ये होंगे आपके पास कैसे, रियल सॉलिड। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड ने ऐसे पूछा बेटा, पुराने ज़माने की खिड़कियों और दरवाजों में कांच है, राजा महाराजाओं के टाइम की, हमारे टाइम तो 50 साल होंगे तब तक कांच पिघलेगा नहीं। तो पुराने ज़माने की खिड़कियाँ ऊपर से थिक और नीचे से थिन होती है, ऊपर से मोटी और नीचे से पतली। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से सोचना, ये रियल सॉलिड है, ये आपके पास सुपरकुलेट क्या होंगे आपके पास, लिक्विड होंगे, सुपरकुलेट लिक्विड। इस बात को एक बात और बोल सकते हो, शूडो सॉलिड, क्या बोलोगे इसको, शूडो सॉलिड। हिंदी में लिख दूं इसको, आभासी ठोस। इसकी क्या हिंदी होगी बेटा, अति शीतित द्रव, इसको बोलेंगे आप अति शीतित द्रव। और ये तो रियल सॉलिड ही है ही है। नेक्स्ट, अगली बात, रेगुलर ज्योमेट्री है, उसकी रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है। आप सोचो, इसको तोड़ने में जोर आएगा कि इसको तोड़ने में जोर आएगा, दिखती सी बात है, हथौड़ा मारोगे तो हथौड़ा भी एक बार पीछे पड़ेगा। ये तो बेचारे पहले से टूटे हुए, घर में पहले से रगड़ा है, थोड़ी सी बात कहनी है, जितने में लड़ाइयाँ हो जाएगी, पर ये तो हम साथ है, पास है। दैट मीन्स इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा आपके पास, हाई होगा, और इसका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक क्या होगा, कम होगा।
ठीक है, रेगुलर ज्योमेट्री रखते हैं। हाँ एक बात और, एक इससे पहली प्लेट में आपने देखा था बेटा कि रेगुलर अरेंजमेंट, इसका मतलब क्या है, तो सीधा सीधा कंसेप्ट बता दूं, क्रिस्टलाइन सॉलिड प्रार्थना की लाइन है, प्रार्थना की लाइन देख लो, अब आप दिमाग लगा लो। और अमोर्फस सॉलिड क्लास की लाइन है। आप कहोगे कैसे मार साहब, अरे भैया क्लास की लाइन पर जो आपके पास क्या होती है, प्रार्थना की लाइन होती है, ए बच्चा गर्दन नहीं दिखे एक दूसरे की, तो बच्चे कैसे खड़े रहते हैं, सीधे। तो अरेंजमेंट कैसा है, लॉन्ग रेंज फॉर्म तक। और क्लास में आप लोग कैसे बैठते हो, 5 बच्चा एक सीट में बैठ गया, नेक्स्ट अगली लाइन में क्या हो गया है, तो वो देखो जरा ध्यान से सोचो, वो भी आपके पास अरेंजमेंट फिक्स है और क्लास का भी अरेंजमेंट कैसा है, फिक्स है, लेकिन वो 4-4 5-5 बच्चों का ही, एक लाइन में 5 बच्चा, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो। तो क्या देख रहे हो आप लोग, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स लॉन्ग रेंज फॉर्म, लॉन्ग रेंज फॉर्म। और ये होता है बेटा शॉर्ट रेंज फॉर्म। हिंदी में कहते हैं अणुओं की व्यवस्था दीर्घ परासी, इसमें कैसी होगी, दीर्घ परासी, और इसमें कैसी होगी बेटा, लघु परासी। इसमें कैसे रहने वाली है आपके पास, लघु परासी। आई होगी कुछ बातें समझ में। अब आप वापस चारों पॉइंटों को बोल दें। क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं, दे हैव रेगुलर ज्योमेट्री, दे आर रियल सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज टाइप crystalline solid are high and arrangement of molecules is long range form, but here they have irregular geometry, they are supercooled or liquid, या बोल सकते हो pseudo solid, मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या होता है, कम होता है, और ये क्या होते हैं, लघु परासी होते हैं, मतलब क्लास की लाइन होते हैं। एक बात और, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ना बेटा, इसको आप क्या नहीं कर सकते हो, मान लो कि हीरा है जैसे, तो हीरे का प्रत्येक मॉलिक्यूल्स कैसा है, टेट्राहेड्रल होता है, चतुष्फलकीय। हीरा जब टूटेगा तो वैसे ही तो टूटेगा, तो जितनी बार भी टूटेगा वैसा ही मॉलिक्यूल्स देगा और शार्प एज देगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपके पास, ये दे हैव कौन सी टेंडेंसी, ये क्लीवेज की टेंडेंसी रखते हैं। ये भी अच्छा टॉपिक है, क्लीवेज की टेंडेंसी रखते हैं। इसका हिंदी में मतलब है बेटा विदलन, बट ये क्लीवेज की प्रॉपर्टी नहीं रखते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, व्हाट मीन्स क्लीवेज, आफ्टर कटिंग दे शोज डबल एस शार्प प्लस साइनेबल एज, डबल एस ऐसे शार्प प्लस साइनेबल एज, मतलब इनका किनारा चमकदार होगा और तीखा होगा, उस बात को आप क्या कहेंगे, क्लीवेज प्रॉपर्टी। लेकिन ये नहीं रखता भाई क्लीवेज प्रॉपर्टी। प्लास्टिक अमोर्फस सॉलिड में आपको ट्रिक बताऊंगा इसके सवाल करने की, एनसीईआरटी का 1.3 इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन, ऑलवेज 1.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन और 1.3 ही कौन सा, इंटेक्स क्वेश्चन। 2 है जो मेरी उस ट्रिक से होंगे, वो मैं आपको बाद में दूंगा। अभी तो एक बार जैसे सीधा क्वेश्चन आ गया, अमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं, तो वो तो हमें जानना ही पड़ेगा। तो बोलो एक बार इस टॉपिक को वापस बोल दो, क्लीवेज किसे कहते हैं, जब किसी ठोस को काटा जाता है तो वह एक शार्प और साइनेबल एज देता है, चमकदार और तीखा किनारा देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लीवेज की प्रॉपर्टी कहते हैं। जबकि जो नहीं देगा उसको क्या कहेंगे, हम क्लीवेज की प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। समझ आ गई हर बच्चे को। अब एक बात छोटी सी, यहाँ देखो बेटा, एक यहाँ से क्वेश्चन आता है बोर्ड में, आया हुआ भी है। मैंने कहा था ना आपको, जो ग्लास होता है ना, ग्लास, वो जब विंडो में लगा होता है, विंडो खिड़की, विंडो में, तो काफ़ी लंबी खिड़कियां जब हो जाती है लंबे समय तक, तो ऊपर से तो वो हो जाती है थिन पतली, और नीचे से हो जाती है थिक वो मोटी। वाई, मैं आपसे कहता हूँ वाई ग्लास इन विंडो इज थिन एट द अपर साइड एंड थिक एट द लोअर साइड। खिड़कियों में लगे कांच, खिड़कियों में लगे जो कांच होते हैं वो ऊपर से पतले और नीचे से मोटे होते हैं। क्यों? बिकॉज glass is amorphous solid, glass is amorphous solid which have flow tendency, बहने का गुण रखता है। और बहने का गुण रखेगा, ऐसे आंसू बहता है वैसे तो बहेगा नहीं भाई, धीरे धीरे शार्पली धीरे धीरे बहता है। और धीरे धीरे बहने के बाद आप सब जानते हो नीचे खिड़कियों में क्या होता है बेटा, खिड़कियों में क्या होगा, उसका विंडो का जो आपके पास स्टैंड होगा वहां आके वो अटक जाएगा। तो दैट मीन्स ऊपर से पतला और नीचे से मोटा हो गया। आप तो सीधा आंसर दो, ग्लास एक अमोर्फस सॉलिड है जिसमें बहने का गुण होता है और इसी कारण से ऊपर से पतले और किनारे नीचे से क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। समझ आ गया बच्चे को? हर बच्चे को वापस इसको याद करें, नेक्स्ट क्लास में ये होगा। अगला टॉपिक हम लेंगे क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप।
सॉलिड कितने, देखो पहले क्या चालू किया, गैस लिक्विड सॉलिड, बाकी को छोड़ दो। सॉलिड कितने टाइप का बेटा, 2, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। उसके बाद सॉलिड का टाइप किस बेसिस पर, प्लेट को देख लें, नेक्स्ट राउंड में यही करना हमें। तब तक के लिए घर रहें, सुरक्षित रहें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।